Ready for study? Hello बच्चों, welcome to our channel Feel the Chemistry। तो हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपके बोर्ड्स के पेपर भी आने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट सभी को। एक आज नए टॉपिक के साथ हम आए हैं जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स का सब कुछ कवर कर लिया है, बस लास्ट चीज़ बची है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, एंड देन लास्ट पढ़ेंगे रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होती है। ठीक है, तो पहले ऐसे मैंने लिखा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। आपकी जितनी भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं, ठीक है, वो जीरो को अप्रोच करती हैं। उनकी जो एंट्रोपी होती है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो एंट्रोपी होगी वो जीरो को अप्रोच करेगी। कब? जैसे जैसे आपका टेम्परेचर भी कहाँ अप्रोच करेगा? एब्सोल्यूट जीरो पे। फिर से समझ लेते क्या बोला मैंने। जितने भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनकी जो एंट्रोपी होगी वो जीरो को अप्रोच करेगी जैसे जैसे क्या होगा, आपका टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंचेगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जितने भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी जो एंट्रोपी है हम उसको एज अ ज़ीरो मानेंगे या मान सकते हैं। कब? जब हमारा टेम्परेचर भी किस पे हो? एब्सोल्यूट ज़ीरो पे हो। तो इस चीज़ को कौन बताता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। अब एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन में आपका दो चीज़ें आती हैं, सॉलिड के लिए अलग आता है, ठीक है, और लिक्विड और गैस के लिए अलग है। तो जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो बताता क्या है? एप्लीकेशन हमें बताता क्या है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का? ये बताता है, पहली बात तो आपकी मदद करेगा। किस चीज़ की मदद करेगा? जो भी एब्सोल्यूट एंट्रोपीज होंगी आपकी सब्सटेंसेस की, ठीक है, आप एक नहीं कई सारे सब्सटेंस होंगे, सबकी अपनी अपनी एक एंट्रोपी होगी। तो सभी सब्सटेंसेस की जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होगी, एब्सोल्यूट वर्ड से मतलब है कि आपका उस समय टेम्परेचर किस पे होना चाहिए? एब्सोल्यूट जीरो से होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? रूम टेम्परेचर पे सब्सटेंसेस की जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होगी उसकी कैलकुलेशन करने में मदद करता है कौन? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो एप्लीकेशन है। फिर से एक चीज़ बता देता हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ। रूम टेम्परेचर पे सब्सटेंसेस की जो एब्सोल्यूट एंट्रोपीज होंगी उनकी कैलकुलेशन करने में जो मदद करता है हमारा, वो कौन करता है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करता है। ठीक है, सॉलिड के लिए क्या होता है? अगर हम मान लेते हैं कि एस जीरो जो है इनिशियल एक तरह से जो स्टार्टिंग है, तो जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो एस जीरो हमारा क्या है? एंट्रोपी है जीरो केल्विन पर। ठीक है, और कैपिटल एस जो है वो एंट्रोपी है कुछ टेम्परेचर पे जो कि हमने टी लेट कर लिया है ना, टी केल्विन कुछ है हमारा टेम्परेचर, उस पर हमारी क्या है? एस एंट्रोपी है। तो चेंज इन एंट्रोपी में क्या होगा? हमें पता है चेंज इन एंट्रोपी या कोई भी चेंज हम करते हैं तो बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? एस से एस जीरो की जो वैल्यू होगी उसको माइनस करेंगे। ठीक है अच्छा, लिमिट क्योंकि लगेगी, क्योंकि हम कहाँ से जा रहे हैं? जीरो से टी पे जा रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे जा रहे हैं। अब यहाँ टी की जगह कुछ भी टेम्परेचर दिया जा सकता है, वो जब क्वेश्चन देखेंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिमिट क्या ली? इंटीग्रल जीरो टू टी लिमिट है। ठीक है, ये क्या होता था हमारा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, डी टी बाई टी। अब अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जब ये इंटीग्रेशन सॉल्व होता है, हमें पता है कि ये जो सी पी होता है ये कांस्टेंट होता है, तो इस पर हमें इंटीग्रेशन नहीं लगाना होता है। हम किस पे लगाएंगे? वेरिएबल्स पे लगाएंगे, जो हमारा जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो इसको हम चाहें तो ऐसे 1/t dt भी लिख सकते हैं। सी पी बाहर करके इंटीग्रल जीरो टू टी 1/t dt। जो बायो वाले हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन आप चाहें तो बेसिक सा एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन 1/x dx क्या बनता है? वो लॉग में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी लिमिट चेंज होकर के आपका आता है। ठीक, फिर आप क्या करना है हमें? थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है एस जीरो क्या है? एस जीरो उसने बताया कि जीरो पे होता है ना, तो एस जीरो की हमने क्या ले ली? वैल्यू जीरो ले ली। और टेम्परेचर भी उस समय कितना होगा एस जीरो पे? जीरो ही केल्विन होगा। तो जीरो टू टी हमारा जो सी पी अपॉन टी डी टी है, ठीक है, ये चीज़ वही है जो पीछे लिखी है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या बात आती है? जो वैल्यू है इस इंटीग्रल की हम ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे? सी पी अपॉन टी को क्या करें हम? उसका ग्राफ ड्रॉ करें सी पी अपॉन टी वर्सेस टी में, है ना। इससे होता यह है कि जब आप करते हैं कोई भी कैलकुलेशन तो ग्राफ की मदद से बहुत इजी हो जाता है समझना कि अच्छा यहाँ से क्या हो रहा है कि पहले धीरे धीरे करके बढ़ रही है, बढ़ने के बाद क्या होगी? अचानक से घट गई, है ना। उसी तरह से कह रहा है कि जो इंटीग्रल है हमारा, इंटीग्रल की जो वैल्यू है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उसको ऑब्टेन कर सकते हैं एक ग्राफ प्लॉट करके। किसके किसके वर्सेस में? क्योंकि भाई किसका देख रहे हो आप? सी पी अपॉन टी है, ठीक है,
और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो हम टेम्परेचर और Cp/T जो है हमारा, उसके वर्सेस में हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर उससे हम क्या करेंगे, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। अब जो भी कर्व के अंडर में जितना भी पोर्शन आएगा देन उसका हम क्या करेंगे, एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो ये उसी का ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि ये देखिए 0 पे था पहले, है ना। जैसे जैसे हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, Cp/T की भी वैल्यू जो है वो राइज कर रही है, ठीक है। देन एक टाइम पे क्या होगा, वो आपका स्लाइटली डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बात आती है, तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो है आपका एब्सोल्यूट एंट्रोपी के लिए सॉलिड की, क्योंकि अभी हम सॉलिड का केस पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड के लिए जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी की सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो क्या है, टेम्परेचर T पर S = 0 to T Cp dt/T। वही चीज़ मैंने बोला ना कि ये जो चीज़ है आप इसको चाहे तो, क्योंकि Cp कांस्टेंट होता है, आप इसको अलग करके 1/T dt भी लिख सकते हो, और 1/T dt से मल्टीप्लाई होगा तो dt/T ही हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिखी Cp dt/T, ठीक है। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 0 to T Cp d ऑफ, अब ये हो गया तुम्हारा, क्योंकि लिमिट एक तरह से डिफरेंशिएशन हमने दोनों पे लगाया है, तो d ln T हो गया, है ना। 1/T dt आप करोगे तो उसको चेंज करके, ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है थोड़ा सा, है ना, ये चेंज होकर के इसमें होगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, पूरे को इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो Cp लिमिट T लग जाएगी, ठीक है। कैसे हो रहा है, अच्छा जब ये चीज़ खुलती है इंटीग्रेशन, जिस पे लगती है उस पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके करते हैं, ठीक है। तो इस पर आप क्या करोगे, जब इस पर लगाओगे तो लिमिट जब ओपन करोगे तो ये ln T ब्रैकेट में 0 to T हो जाता है। अब एक बार 0 से करोगे तो 0 वाला तो 0 हो जाएगा पार्ट, बचेगा क्या आपका, लिमिट T ही बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे Cp लिमिट T सिर्फ लिखा है, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और इसकी वैल्यू फिर क्या आती है, आपको पता है कि लिमिट जब हटती है ना, लिमिट जब आप हटाते हो तो ये वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कौन सी, 2.303, है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं कि अगर लिमिट हटती है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें अपनी इक्वेशन को। जहाँ पे Cp क्या हमारी हीट कैपेसिटी है सब्सटेंस की, कांस्टेंट प्रेशर पे आपको हमने ऑलरेडी शुरू में बता दिया कि Cp क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। और क्या हम करेंगे, अब सपोज टू रिमेन कांस्टेंट इन रेंज, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट को रिमेन रखना, मतलब बनाए रखना है कांस्टेंट को, किसमें, 0 से T केल्विन का जो टेम्परेचर है उसमें हमें क्या करना है, अपने कांस्टेंट को बनाए रखना है, ठीक है। तो मेनली आपको क्या करना होता है, इसमें चीज़ें इतनी कवर करनी है कि पहले मैंने बता दिया क्या चीज़ है, कि आपकी जो एप्लीकेशन है ये मदद करती है आपको एब्सोल्यूट सब्सटेंस की जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपीज को कैलकुलेट करने में आपकी कौन मदद करता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करता है। सॉलिड के लिए क्या है, आपको पूरा नहीं याद रखना है, सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है कि सॉलिड के लिए क्या आती है, ये 2.303 Cp log T, ठीक है। अब आते हैं किस पे, ये उसका ग्राफ है, बेसिकली ग्राफ ही पूछे जाते हैं, है ना। ग्राफ्स मोस्टली ज़्यादा पूछे जाते हैं, पूरी एक्सप्रेशन या थ्योरी आपके में नहीं आती है ज़्यादातर, बट मैं चीज़ें समझा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये बना कैसे पता भी होना चाहिए ना। अब आते हैं हम सॉलिड और लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस के लिए। क्या आप खुद देख पा रहे हो कि एब्सोल्यूट 0 से हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है एनर्जी का, ठीक है। यहाँ 0 से कुछ टेम्परेचर जैसे बढ़ाया तो कुछ वैल्यू उसकी बढ़ी, ठीक है। ये मतलब सॉलिड से गैस में जाने का जो प्रोसेस होता है उसमें एंट्रोपी कैसे कैसे चेंज होती है। एंट्रोपी का मतलब ही क्या बताया था मैंने, कि जो भी हीट एब्जॉर्ब हो रही हो या इवॉल्व हो रही हो, ठीक है। ये चीज़ बताई थी मैंने, तो वही है। तो एंट्रोपी की डेफिनेशन मैंने एक बार बताई भी थी आपको, चाहे प्रीवियस आपने देखी हो तो आपको याद होगा कि एंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है, आप डिफाइन कर सकते हो कि कितनी अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है आइसोथर्मली और रिवर्सिबली, ठीक है, जिसको हम किससे डिवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम हो रही है। तो टोटल एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है हमारे गिवन टेम्परेचर के लिए वो क्या होगी, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो टोटल एब्सोल्यूट एंट्रोपी है गिवन टेम्परेचर पे वो क्या होगी, हमारी सम होगी, मतलब हम सबको जोड़ेंगे, सारी वैल्यूज़ जो आपकी आ रही होगी, कैसे आ रही होगी, एक बार ग्राफ से देखेंगे कि यहाँ से इस पे आने में कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, फिर यहाँ से इस स्टेज पे आने के लिए अलग होगी, देन उसके बाद वेपराइजेशन होना स्टार्ट होगा, देन गैस में पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये जो
3 स्टेप 4 स्टेप्स हो रहे हैं, इन सब की अपनी अपनी एंट्रोपी होगी, एंट्रोपी चेंज होगा, है ना। तो उन्हीं सब का जब आप समीशन करोगे, इसको जोड़ोगे वैल्यू को, तो आपको लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस की मिलेगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है कि सम करेंगे जितनी भी एंट्रोपी चेंज होंगी, जिसके लिए सब्सटेंस क्या होगा आपका हैज़ टू अंडरगो इन ऑर्डर टू रीच दैट पर्टिकुलर स्टेट। उस पर्टिकुलर स्टेज पे, मतलब कि सॉलिड से वेपर पे जाने के लिए, गैसियस फॉर्म में जाने के लिए जो भी एंट्रोपी चेंजेस होगी सब्सटेंस की, ठीक है, तो कैसे होगी आपकी, सभी वैल्यूज़ को आप सम कर दोगे, जोड़ दोगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है आपकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड से हो रही है एब्सोल्यूट जीरो पे, और देन वो पूरा प्रोसेस होते होते आपका गैसियस फॉर्म में बदल रहा है। तो जो एंट्रोपी चेंजेस सबकी होगी तो क्या होगी आपका, क्योंकि हम लोग 0 to T ही लेते हैं, तो 0 to T फॉर सॉलिड, क्योंकि आपको पता है कि जो आप निकाल रहे हो, तो एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, S = लिमिट 0 to T Cp/T dt, ये यूज़ कर रहे हो। बट सॉलिड के केस के लिए अलग होगा, तो Cp के साथ हमने क्या लिख दिया, S लिख दिया। ठीक है, देन उसके बाद क्या है आपका, लिक्विड के लिए अलग होगा, देन गैसियस के लिए अलग होगा। ठीक है, तो ये उसकी सबकी क्या करेंगे, हम समेशन कर देंगे। के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि यार अभी तो हम पीछे जब कर रहे थे सॉलिड के लिए, है ना, तो सिर्फ हम क्या यूज़ कर रहे थे, Cp/T dt ले रहे थे बस सॉलिड के लिए। अभी इसमें साथ ही साथ ΔHF/TF आ गया, फिर लिक्विड के लिए हमारा ΔH वेपराइजेशन/TB आ गया। तो ये चीज़ें अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे ना, वीडियोस देखोगे, तब चीज़ें समझ में आती हैं। होता ही है कि आपका जो TF होता है, ये आपको बताता है किसको, फ्यूजन को। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है, ये एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन है। ठीक है, तो आपका वहाँ पे वैल्यू क्या होती है, चेंज हो जाती है। अगर आप डेल वेपराइजेशन निकालते हो, मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका S वेपराइजेशन माइनस S लिक्विड होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो कि कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, डेल वेप H/TB। ठीक है, ये चीज़ होती है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें भी पढ़नी होती है। अगर कोई भी इक्वेशन होती है तो पीछे भी आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, कि सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए कि डेल फ्यूजन क्या है, मतलब एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या है, फिर एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन क्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोसेस अगर आप देख रहे हो, एक प्रोसेस हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड, तो वो आपका फ्यूजन को बताता है। फिर लिक्विड से वेपराइजेशन, है ना, मतलब लिक्विड से वेपर गैसियस फॉर्म में जा रहा है, तो वो वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे आप ये तो लिखोगे ही लिखोगे, साथ में उसकी वैल्यू ये वाली जो है, ये आपके सॉलिड के लिए, तो ΔHF/TF ये ऐड होगा। फिर लिक्विड के लिए क्या होता है आपका, वेपराइजेशन/TB, ये इस वाली इक्वेशन के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी आपकी साथ में चलेंगी। तो जो वेरियस एंट्रोपी चेंजेस हो रहे हैं आपके, जब टेम्परेचर जो है सब्सटेंस का राइज कर रहा है एब्सोल्यूट जीरो से, ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर तक, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कई सारे एंट्रोपी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो होती हैं इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एंट्रोपीज़ जो होती हैं सब्सटेंसेस की, उसको लेकिन हम मेजर कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो है इंटरनल चेंज की, इंटरनल एनर्जी की और एंथैल्पी की, उनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जो एब्सोल्यूट एंट्रोपीज़ होती हैं सब्सटेंसेस की, हम उनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, कवर हो गई। एप्लीकेशन 2 थी, वो कवर हो गई। अब लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, रेसिडुअल एंट्रोपी। रेसिडुअल एंट्रोपी का मतलब ये होता है कि जो भी एंट्रोपी आपके सब्सटेंस के जरिए पजेस हो रही होती है, कब, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे। ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो का जो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे आपकी जो भी एंट्रोपी के ज़रिए सब्सटेंस की जो भी एंट्रोपी पजेस हो रही होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल एंट्रोपी। फिर से समझ लेते हैं क्या बोला, कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पर सब्सटेंस जो भी एंट्रोपी पजेस कर रहा होगा, वो रेसिडुअल एंट्रोपी को बताएगा। इसको निकालने का एक तरीका होता है कि SR जो है ना, मतलब कि रेसिडुअल एंट्रोपी, ठीक है, किसके बराबर होता है, K/Ln W के, जहाँ पे W जो होता है वो जितने भी मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे उस टाइम पर, एब्सोल्यूट ज़ीरो पर जितने भी ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे उनके नंबर को बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आप मानते हो CO ले लेते हैं आप, ठीक है, तो CO क्या है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब उसमें आपको जानते हो ओरिएंटेशन कैसे होंगे, भाई 2 ही ओरिएंटेशन तो होते हैं एक तरह से अगर देखें, या तो आप CO लिख सकते हो या तो OC लिख सकते हो, यही तो ओरिएंटेशन होगा। C को आप एक बार लेफ्ट में रखो और एक बार राइट में रखो, तो ऐसे क्या होंगे आपके ओरिएंटेशन होंगे। तो वैसे हमने एग्जांपल लिया कि CO का क्या है, यहाँ पे 2 ओरिएंटेशन हैं जो कि आपके इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे N जो है वो मॉलिक्यूल है CO के, तो क्या हो जाएगा आपका, W = 2⁴N, क्योंकि जितने ओरिएंटेशन आप वो यहाँ पे लिखोगे, है ना। और
सॉरी। तो फिर उसका क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या ये वाला जो था आपका रेसिडुअल एंट्रोपी इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, कितने ओरिएंटेशन हमारे निकले, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन तो 2 हैं तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है कि अब ये तो अभी चलो हमारा फॉर्मूले पे हमने सिर्फ रखा है। अब देखेंगे कितने नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं। हमने सिर्फ अभी एक CO लिया है, ठीक है, कई सारे नहीं लिए हैं। तो एक मोल का हमने मतलब 1 मोल लिया ना सिर्फ CO, एक ही तो CO लिया है। ज़्यादा लेंगे तो उसके लिए अलग वैल्यूज आएंगी। तो 1 मोल का हमने क्या लिया, मतलब 1 मोल लिया है CO का। तो KN की जो वैल्यू हो जाएगी वो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, आपके R के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो SR जो है रेसिडुअल एंट्रोपी हमारी वो क्या आ जाएगी, R ln2। अब ये सॉल्व करने पे आएगा ना। देखा हमने क्या समझा थी देर में कि यहाँ पे जो n था वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा था, कितने हमने मॉलिक्यूल्स लिए हैं CO के। ठीक है, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी SR मैंने बताया रेसिडुअल एंट्रोपी है। ठीक है, अब फॉर्मूला हमने लगाया के ln W, और W की जगह में उसी की वैल्यू रखी है 2 की पावर n। अच्छा, जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो पावर में होती है चीज़ वो हमेशा क्या होती है, आगे आके मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो उसी चक्कर में यहाँ पे क्या हुआ है, KN ln2 आ गया है। अगर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, n जैसे मैंने बताया कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताता है। अब यहाँ पे अगर हम 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं तो KN की जो वैल्यू होगी वो हमने मान लिए R के बराबर हो जाएगी। तो अब यहाँ KN की जगह हम क्या रख देंगे, वही डायरेक्ट R रखेंगे, R ln2। ठीक है, अब R क्या आपका वैल्यू जो होती है आपकी गैस कांस्टेंट की 2.303। ठीक है, उससे हमें, क्योंकि हम जब इसको सॉल्व करते हैं गैस मतलब वो ऐसे नहीं हो रहा है। चीज़ ये है कि आप जैसे देखेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं, अभी हमने पीछे भी बताया था आपको, जब लिमिट सॉल्व करते हैं लिमिट को लॉग में बदलते हैं। ठीक है, तो 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये चेंज होकर के आपका लिमिट जब लॉग में चेंज होता है तो 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, देन ये आपका इस तरह से बनता है। अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है कि 8.314 होती है। ठीक है, log 2 की वैल्यू जो होती है वो 0.3010 आती है। तो क्या चीज़ की, फिर से बता देते हैं, लिमिट को चेंज किया तो हमें क्या करना पड़ता है, लिमिट को लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। R जो होता है, ठीक है, गैस कांस्टेंट जैसे बताया मैंने, इसके आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो क्या बनता है, 8.314 बनता है। ठीक है, और log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 होती है। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये चीज़ आएगी 5.85 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर आप क्या करते हो, और ये उसका डायग्राम मैंने बनाया कि किस तरह से आपका ओरिएंटेशन होता है। जैसे हम लेते हैं CO हमने लिया है, अब ये तो कई सारे मोल्स के लिए है ना। तो यहाँ पे क्या देखिए, एक बार मैंने ये सारे अभी अरेंज्ड है। अब इनका जब ओरिएंटेशन होगा तो कैसा होगा, एक बार CO हो गया, OC हो गया। मतलब मैंने क्या बोला कि या तो आप क्या करोगे, CO लिखोगे या OC लिखोगे, यही तो ओरिएंटेशन होंगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब कह रहा है अगर FClO3 के केस को हम लेते हैं तो वहाँ पे आपको 4 पॉसिबल ओरिएंटेशंस देखने को मिलते हैं, जिनकी एनर्जी जो होती है वह एक दूसरे की होती है बराबर ही होती है। तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, बस एक फॉर्मूला इस तरह से याद रख लो, क्या पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। SR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R ln4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बताया, मेन चीज़ आप इतना याद रखिए कि रेसिडुअल एंट्रोपी अगर निकालनी है तो R रखिए और जितने नंबर ऑफ ओरिएंटेशन है। यहाँ पे आप कितने दिखा रहा है, 4 थे तो ln के साथ हमने 4 कर दिया। देन उसको क्या करोगे आप, ये चेंज करोगे लिमिट को चेंज करोगे तो लॉग से क्या होगा, लॉग मतलब लिमिट से लॉग में जाओगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करो, 2.303 R log 4 हो जाएगा। देन क्या है, R की वैल्यू आपको याद है 8.314 होती है, 2.303 मैंने लिख ही दिया है। बस आपको क्या होना चाहिए, log की वैल्यू याद होनी चाहिए। log 10 की वैल्यू तक आप याद कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे करके आप इस तरह से ओरिएंटेशन निकाल सकोगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, मेन फॉर्मूला आपको पूरा सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको अगर रेसिडुअल एंट्रोपी निकालनी है तो एक तो फॉर्मूला मैंने बताया कि SR इज इक्वल्स टू क्या है, K के साथ ln W है आपका। ठीक है, और W की वैल्यू 2 की पावर n होती है, तो उतना नहीं याद रखना है। ठीक है, आपको भी ज़रूरी थोड़ी ना कि वहाँ पर W की वैल्यू 2 ही हो, क्योंकि वो तो ओरिएंटेशन से रिलेट करेगा ना, कितने ओरिएंटेशन आप निकाल पा रहे हो, W आपको उसी को बताएगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या याद रखो, मेन याद रखो R है, लिमिट ln मतलब, ठीक है, और कितने ओरिएंटेशन थे हमारे मॉलिक्यूल के, 2 थे उस केस में तो हमने R ln2 लिख दिया था। ठीक है, अब यहाँ 4 है तो R ln4 कर दिया है। फिर क्या करोगे, लिमिट को चेंज करने में हमको अगर लॉग में जाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, सबकी वैल्यूज पुट कर दो। R की वैल्यू आपको पता है कितनी 8.314 होती है। ठीक है,
और लॉग में चेंज किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, फिर लॉग की वैल्यू सॉल्व करो, है ना। तो इतने पे आपका क्या हो जाएगा, रेसिडुअल एंट्रोपी निकालना आप समझ जाओगे कैसे होगा, ठीक है। लास्ट हमारा, अगर एंट्रोपी चेंजेस आपको कैलकुलेट करनी कि एंट्रोपी चेंज कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा, कि आप क्या करो, जितनी भी स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट एंट्रोपीज़ हैं प्रोडक्ट की, उन सभी को जोड़ो और उसको किससे माइनस करो, रिएक्टेंट की जितनी भी एब्सोल्यूट एंट्रोपीज़ हैं, स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट एंट्रोपीज़, ठीक है, उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपको क्या निकल आएगा, एंट्रोपी चेंज निकल आएगा रिएक्शन का, ठीक है। ये कुछ शॉर्ट में उसका फॉर्मूला हमने लिखा है, डेल एच डिग्री इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये समेशन होता है तो प्रोडक्ट की जितनी भी एब्सोल्यूट एंट्रोपीज़ होंगी, है ना, उन सभी को आप जोड़िए और उसको क्या कर दीजिए, रिएक्टेंट वाले से माइनस कर दीजिए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और अगर आप ये, बाकी उसकी डेफिनेशन लिखी है, क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द एंट्रोपी चेंज दैट टेक प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ द, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड में जब आप करते हो तो हमेशा 1 मोल पे ही चीज़ों को लेके चलते हो, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पे लेके चलते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपको कंपाउंड के एंट्रोपी, जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी का फॉर्मेशन है कंपाउंड का, उसको डिफाइन करना, तो आप कैसे कर सकते हो, जो भी आपकी एंट्रोपी चेंज हो रही होगी, ठीक है, कब, जब आप 1 मोल का कंपाउंड लोगे और वो भी कंपाउंड किस में हो, स्टैंडर्ड स्टेट में हो, ठीक है, और वो फॉर्म्ड हो रहा हो कहाँ से, आपका एलिमेंट से, और वो एलिमेंट भी किस में होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में ही होना चाहिए। जिस एलिमेंट से आप कंपाउंड बना रहे हो, कंपाउंड भी आपका क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, और जिससे बना रहे हैं, मतलब जिस एलिमेंट से बना रहे हो, वो एलिमेंट भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में ही होना चाहिए, ठीक है। और कब होगा, व्हेन 1 मोल, मतलब 1 मोल का आप जब कंपाउंड ले रहे होगे, ठीक है, तब। तो ये चीज़ें आपकी ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स पूरी ख़त्म होती है, ठीक है। कोशिश करेंगे अगर आप इसमें कमेंट्स करोगे तो मैं जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी क्वेश्चन की सीरीज़ एक अलग ला के दूंगा, जिसमें सारे जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपको मैं एक ही वीडियो में कंपाइल करके दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए जो भी थर्मोडायनेमिक्स समझने में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मास्टर लेवल तक, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तब तक आपको पूछी जाती है, मतलब BSc लेवल हो गया, मास्टर्स लेवल हो गया, ठीक है, और क्लास 11-12 हो गया, सब में थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका बहुत ज़्यादा नंबर भी आता है, ठीक है, इससे नंबर बहुत गेन किए भी जा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।